स्नेहा नियति के हालात समझ रही थी। नियति जब से आई थी उसने नियति को सूट पहने ही देखा था। सूट के अलावा वो कोई दूसरी ड्रेस नहीं पहनती थी, पर स्नेहा मजबूर थी। अब्रम का ऑर्डर था, नियति को इसी ड्रेस में उसे तैयार करना था। वो नियति के पास आए और उसे समझाते हुए बोली, देखो बेटा, 20 जैसा कह रहे हैं उनकी बात मान लो, वरना तकलीफ तुम्हें ही होगी। इसे पहन लो बेटा प्लीज। स्नेहा उससे रिक्वेस्ट करने लगी। कुछ पल नियति ने सोचने के बाद उसने हालात के सामने घुटने टेक कर हाँ कर दी। उसने ड्रेस चेंज की और स्नेहा ने उसे तैयार किया। फिर वो नियति को अपने साथ लेकर हॉल में आ गई, जहां अब्रम उसका इंतजार कर रहा था। अब्रम चारकोल ब्लैक कलर के सूट में बहुत डैशिंग लग रहा था। अपने पीछे किसी की प्रेजेंस को फील कर उसने मुड़कर देखा और नियति को देखकर उसकी नजर कुछ पल के लिए उस पर ही ठहर गई। वो उसे अपनी काली आंखों से नीचे से ऊपर तक देख रहा था। नियति ने वाइन कलर का स्लीवलेस फुल लेंथ वाला गाउन पहना था, जिसमें उसका पतला दुबला शरीर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा। स्मोकी आईज और लाइट मेकअप में नियति बहुत एलिगेंट लग रही थी और अपनी उम्र से थोड़ी ज्यादा बड़ी लग रही थी, पर उसके चेहरे की मासूमियत वो अभी भी वैसे ही बरकरार थी। नियति ने शर्म से अपनी पलकों को झुकाया हुआ था। उसने आज से पहले कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने जिसमें उसका शरीर दिखे। वो बार बार अपने हाथों को आपस में मसल रही थी। उसकी ये नर्वसनेस अब्रम से छुपी नहीं थी। तभी अब्रम ने उसे देखते हुए मन में कहा, खूबसूरत हो, शायद इसीलिए इस काम के लिए चुनी गई हो। बट आई हेट ब्यूटीफुल गर्ल्स, क्योंकि खूबसूरती एक धोखा है और धोखा अब्रम सिंह चौहान को पसंद नहीं। उद्धरण चिन्ह। अब्रम नियति को देखते हुए उसके पास गया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, लेट्स गो। नियति उसे घूर रही थी। उसने अपने होठों से एक शब्द नहीं कहा और उसके पीछे पीछे चली गई। नियति अब तक एक बात समझ गई थी, अब्रम की बात न मानना और उससे बहस करना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। इसलिए वो उसकी सारी बात मानते हुए अब उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रही थी। जब अब्रम नियति के साथ बाहर आया तो टाइगर, जगुआ और पाइथन नियति को देखकर उसे देखते ही रह गए। टर्टल, तुम पहले से ही इतनी खूबसूरत थी, पर आज तो तुम कमाल लग रही हो। जगुआ उसे देखते हुए बोला तो वहीं टाइगर ने भी खुद से कहा, टर्टल, आज तुम ही पार्टी में सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनोगी। उद्धरण चिन्ह। पाइथन ने दरवाजा खोला तो नियति ने एक नजर अब्रम को देखा। वो उसे ही देख रहा था। उसने जल्दी से नजरें फेरी और अंदर बैठ गई। दूसरी तरफ से अब्रम भी बैठ गया। पाइथन ड्राइविंग सीट पर बैठा और दोनों को लेकर चला गया। टाइगर और जगुआ दोनों दूसरी गाड़ी लेकर चले गए। करीब 1 घंटे बाद वे लोग डेस्टिनेशन पर पहुंचे। वो एक रिजॉर्ट था। अब्रम ने नियति की तरफ देखा जो अभी भी सिर झुकाए बैठी थी और बार बार अपने बालों को सही कर रही थी। उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ये देखकर अब्रम ने अपनी आंखें बंद कर गुस्से में अपनी मुड़ी को कस लिया। फिर गहरी सांस लेकर उसने एक बॉक्स नियति को देते हुए कहा, वेट। अब्रम पार्टी में पहुंचा तो सबकी नजरें उस पर आकर ठहर गई। सब उसे देखकर स्माइल कर रहे थे। अब्रम की आंखों ने एक नजर सबको देखा। वो सबको एक नजर देखकर ही समझ गया था किसकी स्माइल रियल है और किसकी फेक। उसने भी अपने होठों पर एक फेक स्माइल सजाए और अपने लंबे लंबे कदमों को आगे बढ़ाते हुए पार्टी हॉल के सेंटर में आ गया। उसके पीछे से टाइगर, जैगवार दोनों नियति को लेकर अंदर आए। नियति की नर्वसनेस अब थोड़ी कम हो गई थी। अब्रम ने जो बॉक्स उसे दिया था उसमें एक डेनिम जैकेट था जिसे नियति ने पहन लिया था और अब उसके खुले कंधे ढक गए थे जिससे नियति कंफर्टेबल फील कर रही थी। जैकेट पहनने के बाद भी उसकी खूबसूरती में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वो अभी भी उतनी खूबसूरत दिख रही थी। अब्रम के पहुंचते ही सब ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उससे बात करने की कोशिश करने लगे। वहीं अब्रम सबको इग्नोर कर विकास मल्होत्रा से बात कर रहा था। विकास मल्होत्रा अब्रम के सामने एक हाथ बढ़ाते हुए कहा, वेलकम मिस्टर चौहान। अब्रम ने भी एक हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे ग्रीट किया और फिर दोनों बात करने लगे। प्लान के अकॉर्डिंग कुछ देर तक टाइगर और जैगुआ दोनों नियति के साथ खड़े रहे। फिर दोनों ने मौका पाकर नियति को अकेला छोड़ दिया और छुपकर उसके ऊपर नजर रखने लगे। जब नियति ने महसूस किया कि जैगुआ और टाइगर दोनों ही उसके पीछे से गायब है तो उसने पलटकर देखा और उसकी आंखों में और चेहरे पर डर दिखने लगा। उसने घबराहट में अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा, हे भगवान, ये दोनों मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊंगी? ये बोलकर उसने एक नजर सभी को देखा। वे सारे चेहरे जो उसे दिख रहे थे वे उसके लिए अनजान थे।
इतने सारे अनजान चेहरे को देखकर नियति और डर गई और तभी उसने महसूस किया कि सभी की नजरें रह रहकर उसे ही देख रही हैं। ये देखकर उसकी घबराहट और बढ़ गई और उसने डर और घबराहट का सूखा घूंट अपने गले से नीचे उतारते हुए उम्मीद भरी नजरों से अब्रम, जगुआ और टाइगर को ढूंढने लगी। पर तीनों ही उसे नहीं दिख रहे थे। जगुआ और टाइगर दोनों ही छुपकर उसे देख रहे थे तो वही अब्रम लोगों से घेरा में हुआ था। लोगों का उसे घेरना भी लाजमी था। अब्रम से मिलने की अपॉइंटमेंट लेना, उससे मीटिंग करना बहुत मुश्किल था। सभी उसके साथ बिजनेस करने की ख्वाहिश रखते थे, पर अब्रम अपना बिजनेस पार्टनर खुद चुनता था, जिनमें कुछ काबिलियत होती थी, कुछ करने का जुनून होता था। वो ऐसे लोगों के साथ ही बिजनेस करता था, इसीलिए सब उससे मिलने के बहाने उसे इम्प्रेस कर रहे थे ताकि फ्यूचर में वे उसके साथ बिजनेस कर सके। नियति को परेशान देखकर जगुआ ने टाइगर से कहा, यार मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, नियति ऐसी लड़की नहीं है जैसा बीस्ट सोचते हैं। देखना बेचारी कितना परेशान लग रही है और घबरा भी रही है। टाइगर ने भी नियति को देखते हुए कहा, इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये इस तरह की पार्टी में पहली बार आए हो। पता नहीं बीस्ट को क्यों इस पर भरोसा नहीं हो रहा, मुझे तो ये मासूम लग रही है। उद्धरण चिन्ह, हाँ यार ये मासूम है, हमें बीस्ट को समझाना चाहिए, वो इस पर शक करना छोड़ दे। जगुआ की इस बात पर टाइगर ने चौंकते हुए कहा, रियली तू बीस्ट को समझाएगा, इतनी हिम्मत है तुझ में। ये सुनकर जगुआ ने मुंह लटका लिया। उसके लटके हुए मुंह को देखकर टाइगर को हंसी आ रही थी। उसने जैसे ही जगुआ को कुछ कहना चाहा, तभी उसका फोन रिंग हुआ। फोन देखकर टाइगर ने जगुआ से कहा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तू टूटल पर नजर रख। जगुआ ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया और नियति को देखने लगा। वहीं अब नियति लोगों की घूरती नजरों से परेशान हो गई थी। उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए और धीरे धीरे इधर उधर देखते हुए चलने लगी। तभी लोगों की भीड़ में उसे अब्रम की हल्की सी झलक दिखी। उसे देखकर नियति के होठों पर स्माइल आ गई और वो उसके पास जाने लगी। इससे पहले कि वो अब्रम के पास जा पाती, उसकी नजर आतिश खन्ना के पीछे चल रहे समर्थ पर गई। समर्थ को देखते ही नियति खुश हो गई और उसके होठों ने धीरे से कहा, समर्थ आप हमें मिल गए। गाउन पकड़े नियति जल्दी जल्दी चलने लगी, पर तभी किसी से टकराकर वो एकदम से पलट गई। उसने जल्दबाजी में उस आदमी से माफी मांगी और वापस से उस ओर देखने लगी, पर अब समर्थ वहां नहीं था। ये देखकर उसने अपनी नजरों को चारों तरफ दौड़ाया और खुद से कहा, समर्थ आप कहाँ चले गए? अभी तो आप यहीं थे। वो फिर से समर्थ को ढूंढने लगी, पर समर्थ उसे कहीं नहीं दिखा। तभी अचानक से अब्रम उसर की आंखों के सामने आ गया। उसे देखकर नियति डरकर एक कदम पीछे हो गई। ये देखकर अब्रम मुस्कुराया और मन में बोला, टर्टल तुम्हारे चेहरे का उड़ा रंग बता रहा है कि तुम किसी को ढूंढ रही हो। ढूंढो ढूंढो, जिस तक तुम्हारी नजरें पहुंचेंगी वही मेरा टारगेट होगा। उद्धरण चिन्ह, अब्रम नियति के पास चलकर आया और उसके ऊपर हल्का सा झुकते हुए धीरे से उसके कान के पास कहा, क्या हुआ, किसी को ढूंढ रही हो? नियति ने जल्दी से नामे सिर हिलाया और पीछे हो गई तो अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, एंजॉय दी नाइट। ये बोलकर वो चला गया। तभी नियति ने उसे जाते हुए देखकर खुद से कहा, मेरी तो आपने ये हालत की है, अगर आपको समर्थ के बारे में पता चला तो पता नहीं आप उसके साथ क्या करेंगे, कहीं आप उसकी जान ही ना ले ले, इसलिए मैं आपको समर्थ के बारे में कभी कुछ नहीं बताऊंगी। उद्धरण चिन्ह, ये बोल नियति ने अब्रम से नजरें हटाई और फिर से समर्थ को ढूंढने लगी। तभी उसे समर्थ गार्डन में जाता हुआ दिखा। उसे देखकर नियति फिर से खुश हो गई। उसने इधर उधर देखा तो टाइगर, जगुआ और अब्रम कोई उसके आसपास नहीं था। ये देखकर वो खुश हो गई और गार्डन की तरफ जाने लगी। फिर कुछ सोचकर वो रुक गई। उसकी नजर एक टेबल पर गई जहां काले रंग की शॉल रखी थी। उसने उधर उधर देखा और टेबल के पास जाकर उसने शॉल ले ली और फिर उससे खुद को कवर करते हुए गार्डन में आकर समर्थ को ढूंढने लगी। पर समर्थ उसे कहीं नहीं दिख रहा था। गार्डन बहुत बड़ा था और वहां झाड़ियां और कुछ पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे लगे थे। नियति अभी भी खाली आंखों से समर्थ को ढूंढ रही थी कि तभी उसके कानों में कुछ आवाजें गई। उसने ध्यान से उन आवाजों को सुना तो वो आवाज झाड़ियां के पीछे से आ रही थी। आवाज का पीछा करते हुए नियति झाड़ी के पीछे गई तो देखा एक लड़का एक लड़की के ऊपर झुका हुआ था और उसे किस कर रहा था। ये देखकर वो चौंक गई और जल्दी से पलटकर वहां से जाने लगी, पर तभी उस लड़की की नजर नियति पर गई और उसने नियति को देखकर लड़के को पीछे धकेलते हुए गुस्से में कहा, हाउ डरे यू, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? उसकी बात सुनकर नियति रुक गई और उससे माफी मांगने लगी। तभी उस लड़के ने लड़की के गाल पर प्यार से किस करते हुए कहा,
ओ बेबी, तुम भी ना कहा इस लड़की के चक्कर में पड़ी हो। इस लड़की की वजह से तुम हमारा इतना अच्छा मोमेंट क्यों स्पॉइल कर रही हो। वो लड़का नशे में बोल रहा था तो वहीं जब उसकी आवाज नियति ने सुनी तो वो चौंक गई। समर्थ, नियति के होठों से निकला। आवाज सुनकर जैसे ही समर्थ पीछे मुड़ा तो वो भी नियति को देखकर चौंक गया। वो नशे में था पर फिर भी उसने नियति को पहचान लिया था। वो जल्दी से उसके पास आया और उसे देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम दिल। समर्थ को किसी और लड़की के इतने करीब देखकर नियति को गुस्सा आ रहा था। उसे अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हो रहा था। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए भारी गले से कहा, समर्थ, आप इस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? आप इस लड़की के इतने करीब क्यों गए? बताएं मुझे, मैं आपको दर बदर ढूंढ रही हूँ और आप इस लड़की के साथ। नियति ने अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया। वही समर्थ उसकी बात सुनकर गुस्से में बोला, एक सेकंड बेला, तुम कौन होती हो मुझसे ये सवाल करने वाली? मैं किसी के भी साथ रहूं ये मेरी मर्जी है, तुम कौन होती हो मुझसे ये सब पूछने वाली? उसकी बात सुनकर नियति हैरान रह गई थी। तभी उसने रोते हुए कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं कौन होती हूँ? क्या आप भूल गए हैं कि हमारा क्या रिश्ता है और हम एक दूसरे के क्या लगते हैं? उसकी बात पर समर्थ ने हंसते हुए कहा, रिश्ता? किस रिश्ते की बात कर रही हो तुम? बेला, तुम गांव में रहने वाली हो और मैंने 15 साल की उम्र में ही गांव छोड़ दिया था। मेरा एक अलग ही स्टैंडर्ड है, तुम तो मेरी स्टैंडर्ड को मैच तक नहीं करती। फिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने बाबा की बात मानकर तुमसे शादी करूंगा? बेला उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। उसकी आंखों से आंसू लुढ़ककर उसके गाल पर आ गए, पर उसके रोने से समर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी उसने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, पागल हो गई हो क्या? जो गांव छोड़कर यहाँ चली आई, जाओ और गांव वापस लौट जाओ। मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करने वाला। मेरी जिंदगी में श्रुति है और मैं अपनी श्रुति से बहुत प्यार करता हूँ। ये बोलते हुए उसने अपने बगल में खड़ी लड़की को अपनी बाहों में भर लिया। वही ये सब देखकर बेला हैरान रह गई। उसके ऊपर जैसे कोई आसमान टूट पड़ा हो, उसे इतना दर्द हो रहा था। अब वो अपने दर्द को सहन भी नहीं कर पा रही थी। तभी उसने अपने गुस्से और दर्द की मिलीजुली भावना से समर्थ को देखते हुए कहा, आप शहर आकर इतना कैसे बदल सकते हैं? क्या आप हमारे बाबा का वादा भी भूल गए? आप जानते भी हैं मैं आपको ढूंढते हुए शहर तक आ गई। वहां किन हालातों से गुजर कर मैं आप तक पहुंची हूँ। उसकी बात पर समर्थ ने होठों को तिरछा कर कहा, बेला, मैं 10 सालों से गांव नहीं गया, पर मुझे गांव की पूरी खबर है। तुम उस ठरकी ठाकुर से बचकर यहाँ आए हो ना जानता हूँ मैं। ये सुनकर नियति चौंक गई। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि सब जानते हुए भी वो उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा था। उसने रोते हुए ही कहा, आप सब जानते थे? देखकर नियति और टूट गई। वो अपने पैरों पर ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह पाई और धड़ाम से नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। वो खुद को लाचार महसूस कर रही थी। उसकी आंखों के सामने समर्थ के साथ बिताए कुछ लम्हे तैरने लगे और वो उन लम्हों को याद करने लगी। नियति को दूर जाते देखकर समर्थ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अभी न जाओ, छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। मेरे पास आओ बेला, मुझे तुम्हें अभी और देखना है। नियति मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। समर्थ ने उसके गाल पर अटखेलियां करती उसके बालों की एक लट को नियति के कान के पीछे करते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। नियति की पलकें शर्म से झुक गई। समर्थ उसके चेहरे को देखते हुए उसके ऊपर झुकने लगा तो उसकी गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर नियति ने पलकें उठाकर उसे देखा। समर्थ उसके बहुत करीब था। उसे अपने इतने करीब देखकर नियति ने उसे पीछे की तरफ धकेलते हुए कहा, नहीं समर्थ, अभी नहीं। समर्थ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हमारी शादी होने वाली है बेला, हमारी शादी होने वाली है पर अभी हुई नहीं है। समर्थ, हमें समझने की कोशिश करो। हमें ये सब सही नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई पाप करने जा रहे हैं। नियति की बात पर समर्थ होले से मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, पर अब उदास मत रहो। मैं तुम्हें उदास नहीं देंगा। इस लम्हे को याद कर नियति ने रोते हुए खुद से कहा, कभी जो कहते थे इस चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती, वही आज आंखों में आंसू दे गए। क्या शारीरिक रिश्ता दिल के रिश्ते से भी ज्यादा गहरा होता है? ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। वही जब पार्टी हॉल में अभ्रम को नियति कहीं नहीं दिखी तो उसने तुरंत टाइगर को कॉल किया। टाइगर ने उसे कॉल पर बताया कि फोन आ जाने की वजह से वो पार्टी से बाहर चला गया था। फिर उसने जगुआ से कांटेक्ट किया तो जगुआ भी पाइथन के साथ था। ये सुनकर अभ्रम ने गुस्से में कहा, तुम दोनों इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हो?
निकल गई ना अब वो हमारे हाथ से। अब मुझे कैसे पता चलेगा उसे मेरे पास किसने भेजा था। अब्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। उसी टाइम जगुआ और टाइगर दोनों भागते हुए उसके पास आए। अब्रम ने दोनों को घूरा और गुस्से में कहा, जब मैंने कहा था उस पर नजर रखने के लिए तो उसे अकेला क्यों छोड़ा। उसके पूछने पर भी दोनों खामोश रहे। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अब्रम को सफाई दे सके। अब यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ और ढूंढो उसे, मुझे टर्टल चाहिए। उसके एक एक शब्द दोनों के कान में सुई की तरह चुभ रहे थे। वे दोनों ही अब्रम की बात सुनकर चले गए। उनके जाने के बाद अब्रम ने गुस्से में खुद से कहा, टर्टल तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरी जिंदगी में तुम आए अपनी मर्जी से थी, पर तुम्हारा जाना मेरी मर्जी से होगा। जहाँ भी छुप सकती हो छुप जाओ टर्टल, मैं आ रहा हूँ। खुद से बात कर वो भी लंबे कदमों से पार्टी हॉल से चला गया। वही जगुआ और टाइगर दोनों रिजॉर्ट के बाहर नियति को ढूंढ रहे थे कि तभी टाइगर ने गुस्से में जगुआ से कहा, तुझे मैंने कहा था ना उस पर नजर रखना, फिर तू उसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है। जगुआ ने उसकी तरफ देखा और झुंझलाकर बोला, अबे यार मैंने उसे जानबूझकर अकेला नहीं छोड़ा। बीस्ट उसके साथ खड़े थे और उससे बात कर रहे थे, इसलिए मैं पाइथन के बुलाने पर चला गया। टाइगर ने दोनों हाथ कमर पर रखा और उसे देखते हुए बोला, अब सफाई देने का कोई फायदा नहीं, हमें कैसे भी करके टर्टल को ढूंढना होगा। जगुआ ने इधर उधर देखते हुए उसकी बात पर कहा, पर वो जा कहाँ सकती है। मैंने पाइथन से पूछा तो उसने भी टर्टल को बाहर निकलते नहीं देखा। जहाँ एक तरफ नियति को ढूंढते हुए वे दोनों लड़ रहे थे, तो वहीं उधर अब्रम नियति को ढूंढते हुए गार्डन में आ गया था। उसकी काली आंखें गार्डन का मुआयना कर रही थी। तभी उसकी नजर गार्डन में पड़ी बेंच पर बैठी एक लड़की पर गई। लड़की ने काले रंग की शॉल ओढ़ी हुई थी, जिसकी वजह से वो पहचान में नहीं आ रही थी। अब्रम उसे देखते हुए उसके पास जा रहा था। जब वो उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया तो उसके कानों में उस लड़की के सिसकने की आवाज गई। अब्रम धीरे धीरे उस लड़की के पीछे से निकलकर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने जैसे ही लड़की का चेहरा देखा तो अपनी भौहें सिकुड़कर बोला, टर्टल तुम यह। नियति ने आपने झुके सिर को ऊपर उठाया और अपने सामने खड़े अब्रम को देखकर चौंक गई। ओह, सनी जल्दी से अपनी नजरें फेर ली और इधर उधर देखने लगी। उसे खुद से नजरें चुराते देखकर अब्रम के चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो गए और उसने अपनी कर्कश आवाज में नियति से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मैंने पार्टी में रहने के लिए कहा था, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके सवाल ने नियति के शरीर में सिहरन भर दी थी। अब्रम के सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे अभी भी चुप देखकर अब्रम को गुस्सा आ गया और वो नियति के करीब जाकर उसे कंधे से पकड़कर बोला, जब मैं बात किया करूँ तो मेरी आंखों में देखा करो, मेरे सवालों का जवाब दिया करो, समझी तुम? लुक एट मी, अब देखो मेरी तरफ। अब्रम के कंधे पकड़ने से नियति के कंधों में दर्द होने लगा था। उसने अपने आंसुओं को बहने से रोकने की बहुत कोशिश की, पर फिर भी उसके आंसू अपनी जगह बनाकर उसकी आंखों से बह निकले। उसने झुकी पलकें उठाकर अब्रम की तरफ देखा तो उसकी भीगी आंखें अब्रम की काली आंखों से जा मिली। नियति की आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थीं, तो वहीं अब्रम उसे रोते देखकर हैरान रह गया था। गार्डन में ज्यादा रोशनी नहीं थी, इसलिए पहले उसे नियति की आंखों में आंसू नहीं दिखे, पर अभी उसे नियति के आंसू दिख रहे थे। उसे रोते देखकर अब्रम के माथे पर सलवटें आ गई और नियति को देखते हुए उसने पूछा, है टर्टल तुम रो क्यों रही हो? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? बताओ मुझे, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? उसके इतना पूछने पर भी नियति उसे खामोशी से देखते रही। उसकी खामोशी अब्रम के गुस्से को बढ़ा रही थी। तभी उसने नियति के कंधों पर अपनी पकड़ को और कसते हुए कहा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? तुम क्यों रो रही हो? जवाब दो मेरे सवालों का। उसके इस तरह पकड़ने से नियति के कंधों में अब पहले से ज्यादा दर्द हो रहा था। अब्रम का एरोगेंस अब उससे हैंडल नहीं हो रहा था और तभी उसने हिम्मत कर उसके हाथ को झटक दिया और उसे देखते हुए गुस्से में बोली, क्या जानना चाहते हैं आप? ये आंसू, ये दर्द, ये रोना, ये सब आपकी वजह से है। मैं सिर्फ आपकी वजह से रो रही हूँ। छोड़ क्यों नहीं देते आप मुझे? मैंने कुछ नहीं किया है। जाने क्यों नहीं देते आप मुझे? नियति चिल्लाते हुए बोल रही थी। अब्रम पहली बार उसका ऐसा रूप देख रहा था। उसे इस तरह खुद पर चिल्लाते देखकर अब्रम की आंखें उसे गुस्से में घूर रही थी। तभी नियति उठकर जाने लगी तो अब्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया।